नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम नमस्ते यूपी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम आपको मिलाते हैं और चर्चा करते हैं कई सारे ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों के ऊपर जिनका हमारे जीवन में बहुत अमूल्य महत्व होता है। आज ऐसा ही एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और साथ ही आज रक्षाबंधन है, तो दूरदर्शन के सभी दर्शकों को दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और नमस्ते यूपी की टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से ठीक 100 वर्ष पहले यानी 9 अगस्त 1925 को एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिसने भारत के इतिहास और आज़ादी की लड़ाई को एक नई राह दिखाई थी। आज का विचार। एक सभ्य और आदर्श परिवार से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं है। एक अच्छे अभिभावक जैसा कोई अन्य शिक्षक नहीं होता। महात्मा गांधी के ये विचार सत्य सिद्ध होते हैं। एक बच्चा सबसे ज़्यादा अपने परिवार से सीखता है। वह अपने परिवार में ही जीवन शैली, व्यवहार और आचरण सीखता है। हम वापस आते हैं अपने विषय की तरफ, जो हमारा आज का विषय है काकोरी ट्रेन एक्शन। जी सर। लखनऊ यह वही शहर है जहां भारत की आजादी की लड़ाई में एक ऐतिहासिक मुकदमा लड़ा गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद इसी लखनऊ के जीपीओ परिसर में एक ऐतिहासिक अदालती कार्यवाही हुई जिसने कई क्रांतिकारियों की किस्मत तय की। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं कई साथियों को उम्र कैद और लंबी सजाएं दी गई। यह मुकदमा केवल कानूनी मामला नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के सामने भारतीय क्रांतिकारियों के अदम्य साहस का परिचय था। आज उसी जीपीओ लखनऊ में एक स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई है जो इन वीरों की याद को जीवंत करता है। यहाँ काकोरी एक्शन से जुड़े दुर्लभ वस्तुएं संरक्षित हैं। उनके व्यक्तिगत पत्र, तस्वीरें और दस्तावेज। यह स्मारक एक इमारत नहीं बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जो हमें याद दिलाती है कि आजादी की कीमत केवल शब्दों में नहीं, बलिदानों की अमिट कहानी में छिपी है। लखनऊ जीपीओ का यह कोना आज भी उन वीर सपूतों के कदमों की आहट सुनाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते अपने आप को देश पर बलिदान कर दिया। तो हमारा आज का विषय है शताब्दी वर्ष में काकोरी। आज से 100 वर्ष पहले चंद मुट्ठी भर युवाओं ने एक मुहिम को अंजाम दिया, एक मुहिम बढ़ाई जिसमें उन्होंने एक ट्रेन को रोका, उस ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा, जिसका महज उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ हथियार खरीदना और अपनी शक्ति को मजबूत करना और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना था। इसी विषय पे हमसे बात करने के लिए हमारे साथ आज 2 गेस्ट मौजूद हैं, जिसमें से सबसे पहले गेस्ट हैं सुनील कुमार राय जी, जो कि भारतीय डाक सेवा से पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ परिक्षेत्र और इतिहास के जानकार भी हैं, और दूसरी उन 10 लोगों में से एक के परिवार यानी कि श्री सचिंद्र नाथ बख्शी जी की पौत्री श्रीमती नीता बख्शी जी हैं। मैम, आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं सर आपसे करना चाहूँगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान क्या था, उसको कैसे अंजाम दिया गया, इसको संक्षिप्त में बता दें, देन हम आगे उस चीज़ पे परिचर्चा बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से सादर नमस्कार करता हूं। दूसरी बात यह है कि आज जैसा कि आपने बताया कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष समारोह की तिथि है, आज उसे हम कमेमोरेट कर रहे हैं। तो ये अवसर है उन शहीदों को नमन करने का जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस देश को दिया, और इस अवसर पे मैं अपनी ओर से और पूरे डाक परिवार की ओर से
उन शहीदों को नमन करता हूँ। काकोरी ट्रेन एक्शन की जहाँ तक बात है तो देखिए, काकोरी ट्रेन एक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को जानना अति आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके हिंदुस्तान आ चुके थे और वो देश का नेतृत्व कर रहे थे उस समय। तो चौरी चौरा में एक घटना घटी 1922 में, और उस घटना को लेकर के उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया, लेकिन जो उस समय क्रांतिकारी युवाओं का जो दल था, इस बात को लेकर के बड़ा क्षुब्ध था कि ये आंदोलन क्यों वापस लिया गया। और जो क्रांतिकारी युवा थे वो चूँकि उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो बड़े ही औसत परिवार से थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और बहुत अच्छे तरीके से वो आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। लेकिन उन्हें ऐसा लगता था कि यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में धन हो, पर्याप्त मात्रा में पैसा हो, तो हम इस पैसे के माध्यम से अस्त्र शस्त्र खरीद के और इस आंदोलन को, इस क्रांतिकारी आंदोलन को गति प्रदान कर सकते हैं, देश को आज़ाद करा के ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ के फेंक सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना हुई, जिसे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने नेतृत्व दिया, और लखनऊ से कुछ ही दूर पे काकोरी है, जहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन में जो सरकारी खजाना था उसको अपने कब्जे में लेना और उस पैसे का प्रयोग जो है क्रांतिकारी आंदोलन के लिए करना, ये इनका उद्देश्य था। हालांकि उस समय की ब्रिटिश सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से काकोरी कांड का नाम काकोरी कांड काकोरी ट्रेन डकैती कहा, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रवादियों की एक सोच थी। जो हमारे जो क्रांतिकारी, जो आंदोलनकारी थे, उनकी ये सोच थी कि अगर ये पैसा मिला तो इसमें जो प्लान बना था, उस प्लान के तहत ये लोग एक दिन पहले ही, ये घटना वास्तव में 8 अगस्त 1925 को ही होनी थी। अच्छा। सारे क्रांतिकारी अलग अलग जगहों से, यहाँ लखनऊ में अमीनाबाद में एक धर्मशाला है, छेदीलाल धर्मशाला, जी। उसी छेदीलाल धर्मशाला में सारे लोग आकर के अलग अलग कमरों में इस तरीके से रुके हुए थे जैसे कोई एक दूसरे को जानता नहीं है। तो जब 8 अगस्त को ये लोग पहला प्रयास इन लोगों ने किया, तो यहाँ से ये लोग पैदल ही काकोरी की ओर चल पड़े थे। लेकिन हुआ ये कि जब तक ये लोग पहुँचते तो उससे पहले ही ट्रेन जो है वहाँ से, इन लोगों के ठीक सामने से ट्रेन निकल चुकी। तो इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था वापस आने के। फिर ये लोग ये पता किए कि क्या ये वही ट्रेन थी जिसको, वही पैसेंजर ट्रेन थी जिससे खजाने को इनको अपने कब्जे में लेना था। और ये लोग वापस लखनऊ आ गए। अगले दिन फिर इन लोगों ने समय से उसको प्लान किया और प्लान करके 10 लोग, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, सचिन नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्ता, 10 लोग थे जिन लोगों को ये जिम्मेदारी थी कि उस सरकारी खजाने को अपने कब्जे में लेना है। और इन लोगों का जो उद्देश्य था, वो कुल उद्देश्य ये था कि उस ट्रेन में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचानी है। कुल उद्देश्य ये था कि सरकारी खजाना अपने कब्जे में लेना है। और आपको मैं बताऊं कि जो प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी उसमें अशफाक उल्लाह खान साहब को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को, और जैसा कि आपने आपका परिचय कराया, आपके ग्रैंडफादर थे सचिन नाथ बख्शी साहब, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लोग सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में चेन पुलिंग करेंगे और चेन पुलिंग करके और उसके बाद जब ट्रेन रुक जाएगी तो उस सरकारी खजाने को ये लोग अपने कब्जे में लेंगे। जब ये लोग उस घटना को अंजाम दिए तो उस समय वो सरकारी खजाना जब ये लोग लेकर के उससे ट्रेन से बाहर लेकर के आए, तो बाहर लेकर के आने पे इन लोगों के साथ जो लोग थे उनके पास माउजर पिस्टल थी। माउजर पिस्टल से ये लोग लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की क्षति ना हो, केवल एक भय का वातावरण बना रहे। हवाई फायरिंग कर रहे थे। लेकिन उसमें एक दुर्घटना घट गई। एक मुस्लिम युवक थे अहमद अली नाम से, वो उस समय लेडीज कंपार्टमेंट अलग हुआ करता था, उनकी नई शादी हुई थी और वो उनको ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी पत्नी को किसी तरह की कोई क्षति पहुंच रही है, तो वो निकल के अपने कंपार्टमेंट से अपनी पत्नी को देखने के लिए जा रहे थे। उसी क्रम में मनमथ नाथ गुप्ता जी के उससे माउजर से एक फायर हुआ था जो उनको लग गया और लगने से उनकी मृत्यु हो गई, कंफ्यूजन की वजह से। तो जब उनकी मृत्यु हो गई, मुकदमा जो चला था उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि एक धारा थी आईपीसी की 396, आईपीसी की धारा 396 के तहत
जिसमें सरकार ने मुकदमा चलाया कि डकैती के साथ साथ हत्या। जी। और जो फांसी की सजा 4 लोगों को हुई थी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण वो जो मृत्यु हो गई उस मुस्लिम युवक की, वो थी। उस पूरे सरकारी खजाने से जो इन लोगों ने रुपया लिया था, उस रुपए की कुल कीमत उस समय 4679 रुपए मात्र थी। लेकिन सरकार ने मुकदमा चलाने में जो खर्च किया वो लगभग 10 लाख रुपए खर्च किया, और 10 लाख रुपए खर्च करके 4 प्रमुख क्रांतिकारियों को उसमें ये फांसी की सजा हुई, और बाकी लोगों को 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी गई। जी, तो आजीवन कारावास जिनको मिला उनमें से एक थे सचिंद्र बख्शी जी। मैम, आप उनके परिवार से आती हैं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने उनके बारे में सबसे पहले अपने परिवार में किससे और क्या सुना? उनके परिवार में किससे नहीं सुना। एक्चुअली जब उनकी मृत्यु हुई थी तब लगभग मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। तो आप उनसे मिले थे? आपने अपने शुरुआती दौर में बताया कि बच्चे का एजुकेशन जो है परिवार से ही शुरू होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि उनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बचपन में जो चीजें हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, वही धीरे धीरे गहन हमारे विचारधारा को मोल्ड करता जाता है। उसी विचारधारा में हम चलने लगते हैं। तो काफी हद तक तो हम कहेंगे कि उनके बारे में उनका परिचय हमें उनसे ही प्राप्त हुआ था। उसके अलावा एक घटना और घटी थी। उनकी एक बड़ी बहन थी और मेरे पिताजी जो है उनकी सरकारी नौकरी थी और तबादले होते रहते थे। तो और हमारे परिवार में मेरी माताजी, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी यानी बख्शी जी और मैं, हम 4 लोग ही रहते थे। तो जहाँ भी पिताजी का तबादला होता था तो हम लोग चारों ही साथ रहते थे। तो एक बार सुल्तानपुर में ऐसे ही थे, तो उनकी बड़ी बहन मेरे बख्शी जी की बड़ी बहन जो है वो आके हमारे यहाँ काफी महीने रही। अच्छा। तो वो दोनों भाई बहन आपस में बात करते थे और हम और मेरी माताजी सुनते रहते थे। तो मैम, इन सारी बातों में आपने कई बार चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सबका नाम भी सुना होगा। तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर है। संगम की पावन भूमि प्रयागराज, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी एकत्र होकर एक आध्यात्मिक चेतना का संचार करती है, वहीं चंद्रशेखर आजाद पार्क की हरियाली के मध्य स्थित है इलाहाबाद संग्रहालय। यह कोई सामान्य भवन नहीं, बल्कि भारत के इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत परंपराओं का एक महासंग्रह है। संग्रहालय की मूर्तिकला वीथिका में मौर्यकालीन अशोक स्तंभ शीर्ष 2री शताब्दी ईसा पूर्व का भरहुत स्तूप, तोरण, बड़ेर, जातक कथाओं से संबंधित उत्कीर्ण दृश्य दर्शकों को प्राचीन भारत की आध्यात्मिक और कलात्मक चेतना से साक्षात्कार कराते हैं। वर्ष 1942 ईस्वी में संग्रहालय को उसका पहला संग्रहाध्यक्ष श्री S.C. काला मिला, जिनके योगदान से बंगाल स्कूल ऑन ऑफ आर्ट की चित्रकृतियां तथा विभिन्न निजी संग्रहालय का हिस्सा बने। 18वीं और 19वीं शताब्दी की तलवारें, बंदूकें, पिस्तौलें, कवच तथा विभिन्न युद्ध उपकरण संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र कक्ष में संग्रहीत हैं। इलाहाबाद संग्रहालय की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अत्यंत समृद्ध कलात्मक निधि है, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की विविध धाराओं को एकत्रित रूप में प्रस्तुत करती है। यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त तथा जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां अत्यंत सुंदरता से प्रदर्शित की गई हैं, जो मध्यकालीन धार्मिक विश्वासों और कला कौशल का जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल एवं कंपनी शैली की चित्रकृतियां इस संग्रहालय की अमूल्य निधियां हैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की कोल्ट पिस्टल, महात्मा गांधी का स्मृति वाहन, वह फोर्ड गाड़ी जिसमें उनकी अस्थियां संगम ले जाई गई, और स्वतंत्रता संग्राम की अन्य दुर्लभ सामग्रियां भारत की आजादी की गाथा को यथार्थ रूप में सामने लाती हैं।
प्रसाद संग्रहालय एक काल यात्रा है, जहां प्रत्येक दीवार, प्रत्येक प्रदर्श, प्रत्येक दस्तावेज इतिहास को दोहराता नहीं, बल्कि उसे जीवंत बनाकर वर्तमान से जोड़ता है। यह केवल वस्तुओं का घर नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का साकार मंदिर है। हम वापस से चलते हैं सुनील सर के पास और सुनील सर से जानते हैं। सर, आपने बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल इसको लीड कर रहे थे। जी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की ऊपर प्रकाश डालिए और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी के ऊपर, इनके रोल के बारे में, ये किस तरीके से इस एक्शन प्लान में क्या क्या ड्यूटीज़ थी इनकी, किस तरीके से इन्होंने इसकी गोपनीयता के साथ में इसको अंजाम दिया, इसके बारे में। देखिए, जैसा कि आपने कहा अभी, राम प्रसाद बिस्मिल जी इस पूरे काकोरी ट्रेन एक्शन घटना को लीड कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अत्यंत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे। ये अपने माता पिता की दूसरी संतान थे और पहली जो संतान थी, जो पहला इनका भाई हुआ था, वो किसी कारण से, किसी रोग से ग्रसित होकर के उनकी मृत्यु हो गई थी जी। तो ये दूसरी संतान बड़े मान मनोबल के बाद इनका जन्म हुआ था। इनका मन पढ़ाई लिखाई में बचपन से नहीं लगता था और बचपन से ही ये बड़े शरारती किस्म के थे। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एक बार इनके आसपास एक बाग हुआ करता था, आड़ू एक फल होता है, उसका बाग था। तो उस बाग में ये अपना गए और इन्होंने काफ़ी सारा वहाँ पे आड़ू तोड़ करके और उसको बिखर गया वहाँ। तो जो माली था वो इनके पिताजी के यहाँ कंप्लेंट लेकर के आया। तो इनकी बचपन में पिटाई बड़ा हुआ करती थी, बड़े शरारती किस्म के थे ये। लेकिन इनका मन जो है एक बात में बड़ा शिद्दत से ये बचपन से ही लगे रहते थे। ये उस समय जो स्थितियां थीं देश की, तो इन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि देश को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त कराना है और उसके लिए इन्होंने सारे अपने प्रयास किए। परिवार अत्यंत अभावग्रस्त होने के बावजूद भी बहुत ही कम संसाधन थे इनके परिवार के पास आय के। इनके पिताजी वहीं कचहरी में स्टैंप विक्रेता का काम करते थे जी। लेकिन ये इतने उत्साही थे कि इन्होंने अपने कुल जीवन काल में 11 पुस्तकें लिखी और उन 11 पुस्तकों से जो भी आय प्राप्त हुई, उस आय को इन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने में उसका सदुपयोग किया जी। और ये जो ट्रेन एक्शन था, उस समय स्थितियां ऐसी बन गई थी कि लगभग संगठन के पास पैसे का अभाव हो गया था और इन लोगों ने पहले से ही, इस ट्रेन एक्शन के पहले से ही इन लोगों ने प्लान बना लिया था कि हमें, चूंकि उस समय देखिए डाकखाने भी बड़े स्रोत हुआ करते थे, लोगों की लघु बचत योजनाओं का पैसा उसमें, तो डाकखाना लूटने से लेकर के, सरकारी खजाना लूटने से लेकर के, मतलब इस तरीके की जो योजनाएं ये लोग आपस में बैठ करके, इनका जो दल था वो बनाता रहता था। उसी क्रम में ये घटनाक्रम जो काकोरी ट्रेन एक्शन घटा था, काकोरी ट्रेन एक्शन में ये लीडर थे। उस समय इनकी अवस्था लगभग 28 वर्ष की थी जी। और आप अगर देखेंगे तो पूरा इनका जीवन काल सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी के लिए, देश के संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे हम ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकें, सिर्फ इसी के लिए ये जीवन भर लड़ते रहे। इनके जीवन पे इनकी माता जी का, जिनका नाम श्रीमती मूलमती देवी था, उनका काफ़ी प्रभाव था। उनको ये जन्मदात्री जननी भी कहते थे और उनको ये कहते थे कि उनसे बीच बीच में ये माफ़ी भी मांगते थे कि मेरी जन्मदात्री जननी, मैं तुम्हें, मतलब तुम्हारी सेवा करने का मुझे इस समय अवसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं माताओं की माँ भारत माता की सेवा में इस समय लीन हूँ, इसलिए मुझे तुम क्षमा करना। और इनकी माँ का इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव था। वो हमेशा इनको शिक्षित करती रहती थी, तो अपने माँ के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के ही इन्होंने अपने जीवन के अधिकतम कार्य किए। यहाँ माँ और परिवार की बात हो रही है, तो हम एक बार ये जानना चाहेंगे कि मैम, जो ये घटना थी, इस घटना के बाद से परिवार पे क्या असर पड़ा था? जब सर सचिन नाथ बख्शी जी को जेल हो गई, आजीवन कारावास काला पानी की सज़ा दी गई, अंडमान निकोबार जेल में उनको रखा गया, तो उसके बाद परिवार किस तरीके से छिन्न भिन्न हुआ जी? क्या सिचुएशन थी घर की, उसके बारे में जी। जैसा कि सर बता रहे थे कि काफ़ी लोगों में जो है धन की कमी रहती थी क्रांतिकारियों में, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा था कि हमारा परिवार जो है बंगाली समाज का बहुत ही संभ्रांत और काफ़ी
संपन्न परिवार था जी। काफी जो है पैसे वाले लोग थे। आप समझिए उस जमाने में जो है हमारे यहाँ 27 कमरों का मकान था, तो जाहिर सी बात है सब लोग आराम से रहने के आदी थे, एक आराम की जिंदगी बिता रहे थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी इस तरीके का कदम उठाने की। लेकिन इन्होंने जो है उसमें पार्टिसिपेट किया और उसमें कूद गए, तो धीरे धीरे जो है उसी में ये आगे बढ़ते रहे। तो इस घटना के बाद जो है भरा पूरा परिवार एकदम छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि इनके परिवार में इनके पिताजी थे, पिताजी के अलावा 2 बड़ी बहनें थीं और एक छोटा भाई था। माताजी इनकी नहीं थी। इतने लोगों का परिवार था और पिताजी का एक बहुत इस साइड का यूपी में एकमात्र आइस फैक्ट्री थी। अच्छा। और इस घटना के बाद लगभग वो 1.5 साल बाद पकड़े गए, 1927 में पकड़े गए। उन पे और अशफाक उल्लाह खान जी पे सप्लीमेंट केस चलाया गया, क्योंकि बाकी लोग पहले ही पकड़े गए थे और उनका केस चल रहा था और वो केस काफी आगे बढ़ गया था। उसके बाद ये दोनों पकड़े गए, तो इनके ऊपर पूरक केस चलाया गया। तो जब पूरक केस चल रहा था, उसके बीच में आना जाना लगा रहता था, भागे रहते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने, हुकूमत ने सारी चीजें कुर्क कर ली, अपने कब्जे में ले ली। पिताजी इनके जो है चले गए हरिद्वार, और बहनें जो है कोलकाता साइड में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शरण ली, भाई भाग गए, तो पूरा घर छिन्न भिन्न हो गया था। और उसका इम्पैक्ट आप कहिए कि उसके बाद इनके बच्चों पे भी, यानी मेरे पिताजी और मेरे ताऊजी पे भी पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब रही, तो एक घटना ने पूरी जिंदगी तो बदल ही दी। जी। जैसा कि आपको पता है ये केस चला था जीपीओ में सर, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस केस को किन किन धाराओं में चलाया गया, उनमें किन किन तरीक़ों से सजाएं दी गई, 4 लोग को फांसी दी गई, और सचिन नाथ बख्शी जी को अगर उम्र कैद की सज़ा मिली तो उसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, सबसे पहले ये केस चलता था रोशनुद्दौला कचहरी में, जो पुराना लखनऊ है वहाँ। लेकिन वहाँ चूँकि जब ये क्रांतिकारी लाए जाते थे, लगभग इसमें जब काकोरी ट्रेन एक्शन हो गया तो इसके बाद इसमें लगभग 40 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, और 40 लोगों की गिरफ्तारियों के बाद 21 लोग आइडेंटिफाई किए गए उसमें मुजरिम के रूप में, और उन 21 लोगों में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, बाकी लोगों को जैसा मैंने बताया 5 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हुई। तो पहले ये चलता था रोशनुद्दौला कचहरी में, लेकिन जब वहाँ ये क्रांतिकारी लाए जाते थे तो वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से पूरा आकाश वहाँ का गुंजायमान हो जाता था, और अगल बगल भीड़ जो आती थी उससे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती थी। उसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन ये जो जीपीओ अभी वर्तमान समय में है, इसे रिंग थिएटर के नाम से जाना जाता था, और इस रिंग थिएटर में जो ब्रिटिशर्स थे, जो उनके परिवार थे, वो नाटक था, फिल्म था और तरह के मनोरंजन थे, इस कार्य के लिए आते थे। और इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि इंडियंस आर नॉट अलाउड टू एंटर इन दिस कैंपस। हाँ, उस प्रेमाइस में भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। और ये तब शहर से बाहर हुआ करता था। रोशनुद्दौला कचहरी से इसको यहाँ शिफ्ट करने के पीछे पर्पस ये था कि यहाँ आसानी से वो मुकदमा चल सकेगा और किसी तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी। लेकिन जब क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था, जो यहाँ अभी वर्तमान समय में जीपीओ है, इसमें पीछे एक डिलीवरी हॉल है जहाँ से पोस्टमैन आज भी अपनी डाक लेकर के डिलीवर करने के लिए जाते हैं, उसी जगह पे वहाँ पे मुकदमा चला। और उस मुकदमे में 3 लोगों को फांसी हुई थी। 6 अप्रैल 1927 को फांसी की सजा जिन लोगों को सुनाई गई थी उसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे। और बाद में जो सप्लीमेंट्री मुकदमा चला था, तो जो सप्लीमेंट्री मुकदमा चला उसमें अशफाक उल्लाह खान साहब को फांसी की सजा दी गई, और जैसा कि आपने बताया सचिन नाथ बख्शी साहब को आजीवन कारावास हुआ। ये जब मुकदमा चला तो उस समय जो जज थे, जिस जज को ये मुकदमा दिया गया था, उस जज का नाम था ए हैमिल्टन, एंड दैट जज वाज नोन एज ए हैंगिंग जज। उस जज को जाना ही जाता था हैंगिंग जज के नाम से। हाँ, कि वो सिर्फ फांसी देने के लिए जाना जाता था। लेकिन ए हैमिल्टन भी इतना ज्यादा डरे हुए थे कि जिस दिन उन्होंने फांसी की सजा सुनाई थी, उस दिन वो अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके आए थे, वो अपना पूरा लगेज लेकर के आए थे। उन्होंने सजा सुनाई, यहाँ से वो चारबाग गए, चारबाग से बॉम्बे गए और बॉम्बे से वो लंदन चले गए वापस। मतलब उनके दिमाग में भी इतना खौफ था कि अगर हम यहाँ रुके तो हो सकता है कि ये जो क्रांतिकारियों का दल है और जो इनके समर्थक हैं, मैं भी सुरक्षित ना रहूं। तो इस पृष्ठभूमि में
ये मुकदमा जीपीओ में शिफ्ट हुआ था और अभी वर्तमान में उसको कमेमोरेट करने के लिए पिछले वर्ष माननीय राज्यपाल महोदया जीपीओ का उन्होंने भ्रमण किया था। तो उन्होंने ये निर्देश दिया था कि आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा कमेमोरेट करिए, क्योंकि जो पीढ़ियाँ अपना इतिहास भूल जाती हैं उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो माननीय गवर्नर मैडम के निर्देश पे हम लोगों ने वहाँ पे एक वॉल पेंटिंग पूरे घटना को रेप्लिकेट करते हुए और एक स्वतंत्रता संग्राम वीथिका एक गैलरी पूरी डेडिकेट की है, जिसमें सारे स्वतंत्रता सेनानी जिनके ऊपर अब तक स्टैंप जारी हो चुका है उन सबको उसमें हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे काकोरी एक्शन में बख्शी जी की क्या भूमिका थी और उनके बारे में आपने परिवार में क्या सुना? जी देखिए, एक चीज तो इन्होंने बताया कि उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि सेकंड क्लास में जो है चेन पुलिंग के लिए, तो 3 लोग ही सेकंड क्लास में बैठे थे। वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट था, क्योंकि जिस जगह से इन लोगों ने सेकंड क्लास के लिए टिकट लिया तो वहां पे टिकट देने वाले ने भी जो है झांक के देखा कि कौन ऐसा है जो सेकंड क्लास की टिकट ले रहा है। सेकंड क्लास की टिकट ले रहा है जी, शाहजहांपुर से। वहां कोई लेता नहीं था। दूसरा, अभी सर ने भी बताया कि गार्ड को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी बख्शी जी की थी। तो हुआ यूँ था कि गार्ड को जब उन्होंने कब्जे में लिया तो बाकी लोग सरकारी खजाना लूटने में लग गए और गार्ड को उन्होंने पटरी पर लिटा दिया और माउजर से उनके ऊपर खड़े रहे। जी। थोड़ी देर बाद बिस्मिल जी ने देखा कि जो है कंपार्टमेंट से ट्रेन की रोशनी सीधे बख्शी जी के चेहरे पे पड़ रही है। जी। और वो लेटे लेटे गार्ड उनको देख रहा है। जी। उन्होंने बिस्मिल जी ने कहा कि देखो, देख रहा है गार्ड तुम्हें। जी। तो उन्होंने उसको तोड़ दिया। मैम, ये सारी कहानियां आपने हमारी ही तरह यूट्यूब या किसी और से सुनी या उनकी गोद में बैठ के उनसे ही सुनी है? जी, वाह, उनसे ही सुनी है। अब सर की तरह हमने उतना भी पढ़ा नहीं है, लेकिन उनसे ही जो सुनी है, और चूंकि बच्चे थे तो वो माइंड में सेट होती गई। जी। तो उन्होंने बताया कि ये एक घटना है, इसको आप सुने, क्योंकि ये घटना ऐसी थी जिसकी वजह से ये फांसी से बचे। तो बिस्मिल जी जो है कहे तो फिर कहे कि दादा आप लोग चलिए, मैं जरा इनसे निपट के आता हूँ। जी। उन्होंने गार्ड साहब से कहा, एक गोली का सवाल है, ना मैं आपको पहचानूंगा ना आप मुझे पहचान पाएंगे। उन्होंने कहा, हुजूर मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने पूछा, भगवान को मानते हैं आप? जी। उन्होंने कहा, जी मानता हूँ। हाँ। मैं आपको ज़िंदगी में कभी नहीं पहचानूंगा। ये कहा तो उन्होंने पता नहीं क्या सोचा, उन्होंने छोड़ दिया उनको। जी। फिर जब ये सप्लीमेंट केस में जो है इनकी सुनवाई हुई तो गार्ड को बुलाया गया और कहा गया पहचानो। कई लोगों के बीच में वो परेड होती है, वो गए वापस आए। कई बार जो है 3 बार उनको राउंड में भेजा गया और वो वापस आए, कहे इनमें से कोई नहीं है, नहीं पहचाना। लेकिन इस घटना को 20 साल बाद जो है भारत स्वतंत्र हुआ। काफी सालों बाद झांसी में जो है बख्शी जी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। बैठे हुए थे स्टेशन पे। एक व्यक्ति आया, आके बोला, सर मैं स्टेशन मास्टर हूँ। पहचाना आपने? उन्होंने पेपर से चेहरा देखा, कहा नहीं मैंने नहीं पहचाना। मैंने कहा लेकिन मैं आपको पहचान गया, मैं वही गार्ड हूँ। ये वही गार्ड थे जिसको आपने छोड़ दिया। बातों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते हैं शहर की हलचल क्या कहती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यही एक ऐतिहासिक घटना थी काकोरी कांड, और उसी की याद में बना है अमर शहीद स्मारक काकोरी, जो लखनऊ से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित है। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के युवा क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश खजाने से भरी एक ट्रेन को लूट लिया। ये लूट सिर्फ पैसा हथियाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि आजादी की लड़ाई को आर्थिक बल देने का एक साहसिक कदम था। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी दे दी, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया।
स्मृति में 1983 में इस स्मारक की आधारशिला रखी गई और 1999 में इसका उद्घाटन हुआ। ये स्मारक सिर्फ पत्थर और मूर्तियों का ढांचा नहीं, बल्कि प्रेरणा, साहस और त्याग की प्रतीक भूमि है। हर साल 9 अगस्त 19 दिसंबर को यहाँ श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होते हैं, जिनमें देशभक्ति गीत, कविता पाठ, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अब ड्रोन शो जैसे आधुनिक आयोजन भी शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार इसे एक प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। यहाँ आकर आप उन वीरों को नमन कर सकते हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान कर दिया। तो अगली बार जब आप लखनऊ आए, काकोरी अमर शहीद स्मारक जाकर उस बलिदान को महसूस जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काकोरी ट्रेन एक्शन, जो कि पहले काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था, इसको काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम कब दिया गया, कैसे चेंज कर दिया गया, और इस पे हमें आपके क्या विचार हैं इस पे? देखिए, अगर इसे इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब भी इतिहास लिखा जाता है, इतिहास लेखन की जो परंपरा है, उसमें जो सरकारें होती हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसे उस समय काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी षड्यंत्र का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा, जैसा कि आपने शुरू में पूछा था, ये जो मुकदमा चला था ये 4 धाराओं में चला था। उसमें एक धारा जो है आईपीसी की 121 थी, और 121 जो है उसमें माना गया था कि ये ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ युद्ध की घोषणा है। तो जब भी इतिहास लिखा जाता है तो इतिहास लिखने में सरकार की हमेशा भूमिका होती है। और इतिहास के बारे में वैसे तो देखिए, इतिहास तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, उसमें सब्जेक्टिविटी कम से कम आए, तभी वो इतिहास सच्चा मायने रखता है। क्रांतिकारियों के इस कदम को उस समय की तत्कालीन सरकार ने डकैती का नाम दिया, लेकिन आज की वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया। क्यों? क्योंकि आज की डेट पे ये काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने वाले जो क्रांतिकारी थे, जो शहीद थे, जो वीर थे, वो हमारे लिए राष्ट्रीय हमारे हीरो हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, वो हमारे आदर्श हैं। तो इसलिए उसे काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया है, और जबकि ब्रिटिश सरकार ने उसे ट्रेन डकैती का नाम दिया, जो पूरी तरीके से अगले दिन के अखबारों में भी यही था कि ट्रेन डकैती। अगले दिन के अखबारों में यही था, एक व्यक्ति की हत्या की भी चर्चा की गई थी। और मुकदमा जो चलाया गया था उसमें धारा 121, 120, 302 और 396 के तहत जो है मुकदमा चला था। और जो आर्टिकल 396 396 था, आईपीसी की धारा 396 के तहत जो मुकदमा चला था, तो उस मुकदमे का मतलब ही होता है कि डकैती के साथ हत्या। तो वो जो एक व्यक्ति गलती से मर गया था, उसे सरकार ने, उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये रूप दिया कि इन लोगों ने डकैती तो की ही की और एक व्यक्ति की हत्या भी करी। इसलिए वो 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, और वो महत्वपूर्ण कारण बना था। जी मैम, अब आपसे जानना चाहेंगे कि बख्शी जी के जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा तथ्य या कोई ऐसी घटना जो अभी तक की दर्शकों तक ना पहुंची हो, अगर आप उसको दर्शकों से साझा करना चाहें तो प्लीज़। देखिए, उनके जीवन में तो बहुत ही तथ्य हैं, लेकिन एक मुझे जो बहुत इम्प्रेस किया था उनकी जब मृत्यु हुई थी, इतनी लंबी लाइफ, उनकी मृत्यु हुई थी 84 वर्ष की। जी काफ़ी लंबा था। उसके बीच में वो विधायक भी बने थे जनसंघ की तरफ से बनारस में, और जब वो विधायक बने थे तब से लेके आज तक वो सीट उसी पार्टी के लिए ही है, समझिए। अच्छा। अभी तक जो है कोई उसमें दूसरी पार्टी ने, उनका गौरव अभी तक खत्म नहीं हुआ है बनारस में। उनका सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इम्प्रेस करी थी, और मुझे लगता है कि लोगों को भी सीखना चाहिए, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो कुल संपत्ति या कुल कहिए चीज़ें थी, वो था एक सूटकेस, एक बैग और एक छोटा सा ट्रंक में जो है उनकी पुस्तकें थी, एक कंबल था, और सूटकेस में उनके 4 कपड़े थे, और बाकी उसमें डॉक्यूमेंट्स थे। 4 कपड़ों में उनका जो रहता था, जब तक वो कपड़ा फटे नहीं वो नया नहीं लेते थे। उनके बेटे लोग देने की कोशिश करे, बहुएं देने की कोशिश करे, वो तुरंत मना कर देते थे कि जब वो फटेगा तभी मैं दूसरा लूंगा। तो थोड़े में संतुष्टि
बहुत बड़ी चीज़ रहती थी। आज मतलब मैंने कभी अपने जीवन काल में ये नहीं देखा कि उनकी थाली में कुछ आया है, उन्होंने कहा हो कि मुझे ये नहीं खाना या मैं नहीं खाऊंगा, कभी उनको, मतलब इतने संतुष्ट व्यक्ति मुझे जीवन काल में कभी कोई नहीं मिला। जी, तो आप देख रहे थे नमस्ते यूपी की चर्चा, जो कि आज के विषय पे थी, और आज का हमारा विषय था शताब्दी दिवस में काकोरी। काकोरी जो कि लखनऊ ज़िले का एक स्टेशन था, एक जगह है जहाँ पे स्टेशन के पास में एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पे प्रकाश डाला सुनील सर ने और नीता मैडम ने। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया, और अपने सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की अनंत शुभकामनाएं। सब में प्रेम और सौहार्द बना रहे। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नमस्ते यूपी। अपना प्यार हमें देते रहें। धन्यवाद।